आप सभी ने अगस्त क्रांति के बारे में सुना ही होगा, जब गांधी जी ने अगस्त 1942 में अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ किया था। लेकिन असल में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लगभग 85 साल पहले 1857 का क्रांतिकारी विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी, जिसे मई क्रांति या भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और फिर विद्रोही भारतीय सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया, जहां अन्य भारतीय सैनिकों और नागरिकों ने उनका साथ दिया। उन्होंने शहर पर कब्जा कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। विद्रोहियों ने कानपुर, बरेली, अवध और झांसी सहित उत्तरी भारत में ब्रिटिश चौकियों पर हमले शुरू कर दिए। 1857 का विद्रोह जल्द ही मध्य भारत, बंगाल और दक्कन सहित भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया। विद्रोहियों में भारतीय राजकुमार और नेता शामिल थे, जिन्हें अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष था। इनमें सबसे प्रमुख झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कानपुर के नाना साहिब थे। अंग्रेजों ने पूरे सैन्य बल के साथ विद्रोह पर भीषण आक्रमण किए। जनरल सर कॉलिन कैंपबेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने दिल्ली और अन्य विद्रोही गढ़ों पर कब्जा कर लिया। विद्रोह का अंतिम महत्वपूर्ण गढ़ ग्वालियर जून 1858 में अंग्रेजों के कब्जे में आ गया, जिसके बाद विद्रोह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। शुरू में तो क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, लेकिन समय के साथ उसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया था, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। आपको बता दें कि अंग्रेजों के खिलाफ पिछले काफी सालों से भारतीय जनमानस में नाराजगी और असंतोष होने लगा था, जिसमें भारत में ईसाई धर्म के प्रसार के प्रयास से लेकर स्थानीय राजाओं के राज्यों को अनैतिक अवैध तरीके से हड़पने जैसे कारण प्रमुख थे। लेकिन हिंदू मुसलमानों के धार्मिक रूप से आहत करने वाले अंग्रेजों के कानून और अंग्रेजों के आर्थिक शोषण ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लोगों की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण बना। चलिए बात करते हैं कैसे और किन परिस्थितियों में इस क्रांति की शुरुआत हुई। आपको बता दें, 1857 का विद्रोह कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि कई वर्षों से चली आ रही घटनाओं और कारणों की एक श्रृंखला का परिणाम थी। विद्रोह के कुछ मुख्य कारणों की चर्चा करें तो हम पाएंगे कि सबसे बड़ा और प्रमुख कारण अंग्रेजों का आर्थिक शोषण था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने फायदे के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण करती जा रही थी। उन्होंने भारतीय आबादी पर बहुत बड़ी मात्रा में कर लगाया था। कंपनी का चाय, अफीम और अन्य सामानों के व्यापार पर भी एकाधिकार था, जिससे भारतीय उद्योग धंधों को काफी नुकसान हुआ। इसी के साथ डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत यानी हड़प नीति लागू की, जिसने अंग्रेजों को उन भारतीय शासकों के राज्यों पर कब्जा करने की छूट दी जिनका कोई प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी नहीं था। अंग्रेजों ने एक एक करके भारतीय राज्यों पर अवैध रूप से कब्जा करना शुरू कर दिया था और कई भारतीय शासकों को उनके राज्यों से बेदखल कर दिया गया। कुशासन को आधार बनाकर किया गया अवध राज्य का विलय भारतीय जनता के बीच विशेष रूप से अलोकप्रिय था, जहां अपने राज्यों को खोने वाले भारतीय शासकों को अपने भरण पोषण के लिए अंग्रेजों पर निर्भर रहना पड़ा। वहीं अक्सर उनके साथ अंग्रेजों द्वारा तिरस्कार पूर्ण व्यवहार किया जाता था। क्रांति का एक अन्य प्रमुख कारण धार्मिक और सामाजिक भी था। अंग्रेजों ने कई ऐसे कानून लागू किए जो भारतीय रीति रिवाजों के प्रति भेदभावपूर्ण थे। उन्होंने सामाजिक सुधारों के नाम पर उस समय प्रचलित भारतीय प्रथाओं और परंपराओं जैसे सती प्रथा का उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किए, जिसका भारतीय समाज के कुछ वर्गों ने विरोध किया। वहीं एक अन्य कारण में भारतीय सिपाही अपनी कार्य स्थितियों से खुश नहीं थे, जबकि भारत की ब्रिटिश सेना में 87% से ज्यादा भारतीय सैनिक थे। उनको
ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में कमतर माना जाता था। साथ ही एक ही रैंक के भारतीय सिपाही को यूरोपीय सिपाही के मुकाबले कम वेतन दिया जाता था। इसके अलावा भारतीय सिपाहियों में इस बात का भी रोष था कि उनको वर्षों की सेवा के बाद भी सूबेदार रैंक से ऊपर का पद नहीं मिल सकता था। साथ ही उनको अपने घरों से काफी दूर सेवा देनी पड़ती थी और अपने परिवारों से लंबे समय तक अलगाव सहना पड़ता था। इतना ही नहीं, उनको कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ता था। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एनलिस्टमेंट एक्ट लागू किया, जिसके अंतर्गत भारतीय सिपाहियों को विदेशों में भी सेवा करने के लिए बाध्य किया गया, जबकि उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उनका समुद्र पार करना वर्जित था। उन लोगों को लॉर्ड कैनिंग के नियम से शक हुआ कि ब्रिटिश सरकार उन्हें क्रिश्चियन बनाने पर तुली हुई है। वहीं अवध के विलय के बाद नवाब की सेना को भंग कर दिया गया था। उनके सिपाही बेरोजगार हो गए और ब्रिटिश हुकूमत के कट्टर दुश्मन बन गए थे। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी घटना घटी कि उसने विद्रोह की दबी चिंगारी में आग लगा दी। वह थी 26 जनवरी 1857 को बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में अंग्रेजों द्वारा सैनिकों को दी गई नई इनफील्ड राइफल्स। एक अफवाह फैली कि इनफील्ड राइफल्स के कारतूसों के खोल पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, जिसे लोड करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। यह बात हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली थी। भारतीय सैनिकों को जब यह बात पता चली तो उनमें इस कारतूस के इस्तेमाल का सबसे पहले विरोध मंगल पांडे ने किया। 29 मार्च को कलकत्ता के बैरकपुर परेड ग्राउंड में मंगल पांडे ने विरोध के स्वर में कारतूस का इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया और अपने अधिकारियों पर गोली चलाकर हत्या कर दी। इस विद्रोह के कारण उन्हें 8 अप्रैल को फांसी की सजा दे दी गई और साथ ही उनकी बटालियन 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को भंग कर दिया गया। एक अन्य घटनाक्रम में 9 मई को मेरठ में परेड ग्राउंड पर 85 सैनिकों ने कारतूस लेने से इनकार कर दिया। विरोध करने पर सैनिकों का कोर्ट मार्शल कर 10-10 साल की सजा देकर जेल में बंद कर दिया गया। इस बीच 10 मई रविवार के दिन बहुत से अंग्रेज अफसर चर्च गए हुए थे। निशानेबाजी के समय कारतूस को लेकर वहां मौजूद अफसरों से हिंदुस्तानी सिपाहियों की कहासुनी हो गई और भारतीय सिपाहियों ने 3 अंग्रेज अफसरों को मार डाला। तीसरी घुड़सवार सेवा के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और कैद किए गए 85 जवानों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। इसे क्रांति का पहला कदम माना जाता है। फिर हिंदुस्तानी बागी सिपाहियों ने चर्च पर हमला बोल दिया और वहां बहुत सारे अंग्रेज मारे गए। सिपाही आम लोगों में शामिल हो गए और सैन्य विद्रोह भीड़ के विद्रोह में बदल गया। सिपाहियों के विद्रोह की खबर आग की तरह फैली और बागी सिपाहियों को स्थानीय लोगों का खूब साथ मिला। 11 मई को क्रांतिकारी सिपाही मेरठ से 76 किलोमीटर दूर दिल्ली के लाल किले पर पहुंचे और 12 मई को दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। उन्होंने बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। जल्द ही क्रांतिकारियों ने उत्तर पश्चिम प्रांतों के बहुत से इलाकों पर कब्जा कर लिया और पूर्व में अवध तक पहुंच गए। लेकिन यह क्रांति एक नियोजित स्वरूप नहीं ले सकी। उसमें नेतृत्व का अभाव भी हर जगह दिखा। इसी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने जल्द ही क्रांतिकारियों से सभी हिस्से वापस प्राप्त कर लिए। इस विद्रोह की असफलता के कई कारण इतिहासकारों ने बताए हैं, जैसे यह एक सीमित क्षेत्र का आंदोलन बनकर रह गया था। हालांकि बहुत कम समय में आंदोलन देश के कई हिस्सों तक पहुंच गया था, लेकिन फिर भी देश के एक बड़े हिस्से पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। खास तौर पर दक्षिण के प्रांतों ने इसमें कोई हिस्सा नहीं लिया। वहीं देसी शासकों जैसे सिंधिया, होलकर, जोधपुर के राणा और अन्य ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया। जहां विद्रोहियों के पास न संख्या बल थी और न पैसा, उसके उलट ब्रिटिश सेना के पास बड़ी संख्या में सैनिक, पैसा और हथियार थे, जिसके बल पर वे विद्रोह को कुचलने में सफल रहे। विद्रोह की असफलता का एक प्रमुख कारण एक कुशल, एकीकृत, सर्वमान्य नेतृत्व का अभाव भी था। विद्रोह के नायक नाना साहेब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई में
साहस और बहादुरी कूट कूट कर भरी थी, लेकिन वे आंदोलन को असरदार नेतृत्व नहीं दे सके। इसके अलावा विद्रोहियों में अनुभव, संगठन क्षमता व मिलकर काम करने की शक्ति की कमी थी। विद्रोही क्रांतिकारियों के पास ठोस लक्ष्य एवं स्पष्ट योजना का अभाव था कि उन्हें आंदोलन को कैसे और क्या दिशा देनी है, क्या करना होगा और क्या नहीं, यह भी निश्चित नहीं था। वे मात्र भावावेश और परिस्थितिवश आगे बढ़े जा रहे थे। हालांकि बहादुर शाह जफर और नाना साहब एक कुशल संगठनकर्ता अवश्य थे, पर उनमें सैन्य नेतृत्व की क्षमता की कमी थी, जबकि अंग्रेजी सेना के पास लॉरेंस ब्रदर्स, निकोलसन, हैवलॉक, आउट्रम और एडवर्ड जैसे कुशल सेना नायक थे। विद्रोह की असफलता के अन्य कारणों में मध्य वर्ग का विद्रोह में हिस्सा नहीं लेना भी रहा। जहां शिक्षित वर्ग पूर्ण रूप से विद्रोह के प्रति उदासीन रहा, वहीं व्यापारियों और कर्मचारी वर्ग ने कलकत्ता एवं बम्बई में सभाएं करके अंग्रेजों की सफलता के लिए प्रार्थना भी की। अगर इस वर्ग ने अपने लेखों और भाषणों द्वारा लोगों में उत्साह का संचार किया होता तो निस्संदेह इतिहास में इस क्रांति का परिणाम कुछ और ही होता। अंततः 1857 का संग्राम 1 साल से ज्यादा समय तक चला और इसे 1858 के मध्य में कुचल दिया गया। मेरठ में विद्रोह भड़कने के 14 महीने बाद 8 जुलाई 1858 को कैनिंग ने घोषणा की कि विद्रोह को पूरी तरह दबा दिया गया है। कुल मिलाके 1857 के विद्रोह के भारत और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के व्यापक संदर्भ में दूरगामी परिणाम हुए। इसने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया और भारतीय समाज और शासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किए। विद्रोह के समाप्त होने के बाद 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को समाप्त कर दिया और अब भारत पर शासन का पूरा अधिकार महारानी विक्टोरिया यानी क्राउन के हाथों में आ गया। इंग्लैंड में 1858 के अधिनियम के तहत एक भारतीय राज्य सचिव की व्यवस्था की गई, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक मंत्रिपरिषद भी बनाई गई। इन 15 सदस्यों में 8 की नियुक्ति सरकार द्वारा तथा 7 सदस्यों की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से करने की व्यवस्था की गई। ब्रिटिश सरकार ने हड़प नीति को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया और कानूनी वारिस के तौर पर पुत्र गोद लेने के अधिकार को स्वीकार कर लिया। वहीं लॉर्ड कैनिंग को विद्रोह को कुशलतापूर्वक दबाने के पुरस्कार स्वरूप वायसराय के पद पर नियुक्त कर दिया गया। 1857 के इस विद्रोह के परिणाम बहुआयामी और दूरगामी सिद्ध हुए, जिसका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। यह भारतीय लोगों द्वारा अपने देश पर फिर से नियंत्रण पाने और औपनिवेशिक उत्पीड़न के सामने अपनी पहचान और सम्मान का दावा करने का एक साहसिक प्रयास था। यह विद्रोह इसलिए भी अहम रहा क्योंकि आजादी की लड़ाई के लिए इसकी वजह से मार्ग प्रशस्त हुआ।